नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुकेमी। आई एम एडवोकेट चांद कुबा। दोस्तों, अपनी जीएस पेपर 4 दैट इज एथिक्स क्विक रिवीजन सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक नंबर 1 ऑफ एथिक्स सिलेबस दैट इज एथिक्स एंड इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस, उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि एथिक्स का मतलब क्या है और जानेंगे एथिक्स से जुड़े हुए जो बाकी पहलू उस टॉपिक में दिए गए हैं, और साथ ही में वैल्यूज, नॉर्म्स एक्सेट्रा को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम ने परमिट किया तो। नहीं तो कल की क्लास में इसको कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ड एथिक्स। एथिक्स को समझाऊं उससे पहले मैं आपको पास्ट में लेकर जाना चाहूंगा। थॉमस हॉब्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर एक प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी या एक प्री पॉलिटिकल टाइम था जहां पर लोग आपस में किन्हीं फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं रहते थे। इट वाज अ टाइम वेयर इन माइटियर ऑलवेज प्रिवेल्ड। जो ज्यादा ताकतवर था, जो ज्यादा शक्तिशाली था, वो दूसरों के ऊपर अपना जोर चलाता था, दूसरों के ऊपर प्रिवेल करता था। आप खुद सोचिए, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल रहा होगा, वेयर इन देयर इज नो क्लैरिटी कि आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वापस लौट कर आ भी पाएंगे या नहीं। आज आपको ये नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं जता देगा, कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा। अगर हम ऐसी सिचुएशन में रहें तो आप खुद समझ सकते हैं, द लाइफ इज नथिंग बट chaos एंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, फियरफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोग इकट्ठा हुए एंड दे सेट फ्यू ग्राउंड रूल्स टू लिव टुगेदर। उन्होंने अपने लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए। आप इसी को एथिक्स की शुरुआत मान सकते हैं। एथिक्स को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर हमें डिफाइन करना है तो एथिक्स है क्या। कहता जी, एथिक्स इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस व्हिच मींस वे ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन जीने का तरीका। और जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर फ्यू ग्राउंड रूल्स सेट बाय द पीपल फॉर देमसेल्व्स टू लिव अ बेटर लाइफ, टू लिव अ लाइफ व्हिच इज प्रिडिक्टेबल एंड व्हिच इज पीसफुल। अब एथिक्स को अगर हमें टेक्निकली डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। कहता है जी, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल which prescribes values and norms for the conduct for its members or for the members of society to regulate the behavior of individuals accordingly। दो तीन चीजें हैं आज इसी वीडियो में, इस डेफिनेशन को ही ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या कहते हैं जी, एथिक्स इज अ सिस्टम है सोशल कंट्रोल का। क्या है एथिक्स? सोशल कंट्रोल का सिस्टम। हम कहते हैं ना यार, एक सिस्टम बना हुआ है, सारा कुछ उसके हिसाब से चलता है। सोसाइटी ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो सिस्टम जो है सभी लोगों का बिहेवियर रेगुलेट करता है और उसी को एथिक्स कहा गया। कहता है जी, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये सिस्टम हमारे लिए वैल्यूज एंड नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब करता है और हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उन वैल्यूज एंड नॉर्म्स के हिसाब से अपना कंडक्ट रखेंगे, सो दैट हमारा जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल हो सके, वो पीसफुल हो सके और सोसाइटी में एक हार्मनी की सिचुएशन आ सके। अब अगर मैं थोड़ा सा सोशल कंट्रोल की बात करूं, हमने क्या कहा, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, अब ये सोशल कंट्रोल का सिस्टम काम कैसे करता है, या यूं कहें कि ये जो सोशल कंट्रोल का सिस्टम है ये हमें एथिकल कैसे बनाता है, या यूं कहें कि ये जो सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल है ये हमें वैल्यूज एंड नॉर्म्स को कैसे सीखने में मदद करता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल काम कैसे करता है? हमने कहा एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। अब ये सोशल कंट्रोल का सिस्टम हमें एथिकल कैसे बना देगा भाई, हमें कैसे वैल्यूज एंड नॉर्म्स को सीखने में मदद करता है? तो कहते हैं जी, उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज थ्रू सोशलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज थ्रू सैंक्शंस। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसे समाज की समझ है क्या?
क्या आप उसे कह देंगे कि जी ये पैदा हो गया और पैदा होते ही इज अ और शी इज अ सोशल पर्सन? देयर आर वेरियस टर्म्स, सोशल, एंटी सोशल, ए सोशल, नॉन सोशल। सोशल कौन होता है? जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो सबके साथ मिलना जिसको पसंद है, बात करना पसंद है, किसी और के घर में कोई फंक्शन है खुद जाके वहां पे हेल्प करना शुरू कर दिया, या कुछ कोई आ गया तो बढ़ चढ़ कर उनसे मिलना, सोशल। एंटी सोशल, समाज विरोधी, जो समाज में दूसरों के नुकसान पे खुद को खुशी हासिल करते हैं या खुद का फायदा करते हैं। नॉन सोशल, जिसको जो इंट्रोवर्ट जनरली हम कह देते हैं, जिसको दूसरों के साथ मिलने में इतनी खुशी नहीं होती, अपने सर्कल में या अपने आप में ही बस वो खुश रहता है। असोशल, असामाजिक, जिसको सोसाइटी के बारे में कुछ पता ही नहीं, राइट? जिसको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, सोसाइटी के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता ही नहीं, और जब बच्चा पैदा होता है उसे पता नहीं होता, इसलिए हमने क्या कहा, ए सोशल। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन a social being becomes social being। सोशलाइजेशन क्या है? कि भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा असामाजिक, बच्चा असामाजिक है, उसको पता नहीं है समाज का, वो सोसाइटी के बारे में सीखता है। अब सोशलाइजेशन दो तरीके की हो सकती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है ये लगभग हमारे पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हमें थोड़ा सा होश आता है, हमें थोड़ी सी समझ पैदा होती है, या हमें थोड़ी सी हम सीखना शुरू करते हैं। बच्चा जब 1-2 साल का होता है वो सीखना शुरू कर देता है, उससे पहले ही सीखना शुरू कर देता है। तभी से माँ बाप उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना शुरू कर देते हैं। देखो ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा, अच्छे से बैठ के खाना खाओ, नमस्ते बोलो, हक करो पेरेंट्स को, इस तरह से सिखाना शुरू कर देते हैं। और वो जो नॉर्म्स सिखाए जाते हैं या वो जो वैल्यू सिखाए जाते हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। और ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये बचपन का जो हमारा टाइम है और स्कूलिंग तक का जनरली जो टाइम रहता है उसमें हमें ये देखने को मिलती है। इसमें हमारी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है, हमारे माँ बाप कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा स्कूल, हमारा एनवायरनमेंट जो है, फ्रेंड्स वगैरह वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो हमारी लेटर स्टेजेस में हमें देखने को मिलती है, वेर इन वी मे बी एंटर इनटू कॉलेज। कॉलेज में आप जब जब गए तो कॉलेज में आपने अपने जो साथी हैं उनसे बहुत सारी अच्छी बुरी बातें सीखी। मान लीजिए कोई रूरल एरिया से आप दिल्ली में कॉलेज में पढ़ने आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, आपको अलग अलग तरह के अलग अलग एरिया से आए हुए लोग मिलेंगे। कोई कहेगा जी हमारे यहाँ पे तो इस तरह से होता है, हमारे यहाँ पे तो बड़ों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे यहाँ पे तो बड़ों को भी तू तड़ाक करके बोलते हैं। कोई कहेगा जी हमारे यहाँ तो बड़ों के साथ आंख भी नहीं मिलाते, है ना? सो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं तो वहां पर एक ऐसी एनवायरनमेंट बनती है जहां पर लोग एक दूसरे से सीखते हैं। दैट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन सिर्फ कॉलेज नहीं, आपकी वर्क लाइफ में जब आप जाते हैं वहां पर भी कंटिन्यू होती है। जब आप किसी वर्क कल्चर का हिस्सा बनते हैं, वहां के तौर तरीकों को, वहां के वैल्यू सिस्टम को आप सीखते हैं, एंड इट कंटिन्यूज थ्रू आउट योर लाइफ। अब बुढ़ापे में भी सोशलाइजेशन चल रही होती है। आप किसी रूरल एरिया से लेट्स से बुढ़ापे में किसी अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए, वहां के तौर तरीकों को आप सीखेंगे। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहां पर लोगों ने अपने बुजुर्गों का दिखाया हुआ है कि जी अब बुढ़ापे में हम उनको ऑस्ट्रेलिया कनाडा ले आए इंडिया से, वहां के तौर तरीके वो सीख रहे हैं। सोशलाइजेशन, ठीक है। सो सोशलाइजेशन इज नंबर वन। हाउ सोशल सिस्टम, हाउ सोशल सिस्टम वर्क्स, ये सोशलाइजेशन जिसका हमने नंबर वन देखा। सोशलाइजेशन के बाद नंबर टू क्या है? सैंक्शंस। अब सैंक्शंस क्या है? सोसाइटी हमें अच्छा काम करने के लिए रिवॉर्ड एंड बुरा काम करने के लिए पनिश करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब कभी कोई गेस्ट घर पे आ जाए और उस समय भी आप हल्ला मचा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको आंख निकाल कर डराने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी एक दो लगा भी देते हैं, है ना? इसी तरह से जब आप बड़े होते हैं, किसी से आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्कूल कॉलेज में जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है, आपको फाइन लगा दिया जाता है, आपके पेरेंट्स तक आपकी शिकायत की जाती है। और इसके ऊपर फिर लॉ आ जाता है, जब आप कॉलेज में गए या फिर आप उससे आगे गए और आपने किसी के साथ हाथापाई कर दी तो आपके ऊपर लॉ
के प्रिस्क्रिप्शंस लगा दिए जाते हैं, या जो लॉ के पनिशमेंट है उसके हिसाब से आपको, आई मीन लॉ के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से पनिश किया जाता है. सो सैंक्शंस अगेन another way through which we socialize or through which we become an ethical being. अब हमने दोबारा अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं, हमने क्या कहा, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल which prescribes values and norms for us so that it can regulate our behavior. अब सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल कैसे हमें एथिकल बनाने में हेल्प करता है वो हमने देख लिया. हमने ये देख लिया कि कैसे हमें वैल्यूज एंड नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन. आप समझेंगे कि ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हम सीखते हैं, आखिरकार इनका हमारी पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव होता है. हाउ डू these learnings from our life help us. उसके लिए हमें एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो. ये समझने की जरूरत है. ये हमारी साइकी के 3 कंपोनेंट्स हैं which contributes in our personality या which get reflected in our personality. इड, ईगो एंड सुपर ईगो. हमने ये जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स सीखे थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, उनका डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ है. क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स हमने सीखे, ये हमारी इड, ईगो एंड सुपर ईगो को डेवलप करने में, खास करके सुपर ईगो को डेवलप करने में मदद करते हैं. ठीक है. सो इड है क्या, ईगो है क्या, सुपर ईगो है क्या, इसको अब हम समझेंगे विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा इस तरह के किरदार दिखाई देते हैं जहां पर एक तरफ डेविल होता है, दूसरी तरफ एंजल होता है. डेविल आपको कुछ नेगेटिव करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि भाई सामने घड़ी पड़ी है, कोई उसको देख नहीं रहा है, उठा ले, बढ़िया घड़ी है, महंगी घड़ी लग रही है, उठा लेना चाहिए. जब कोई लावारिस घड़ी पड़ी है, कोई उसका मालिक नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उठा लेना चाहिए. किसका नुकसान हो रहा है? ये एंजल आपको कहे. सुपर ईगो आपकी तरफ जो, सॉरी ये डेविल कहेगा, जो जो एंजल है वो क्या कहेगा? कहेगा नहीं भाई, इस पे हमारा कोई हक नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग विच वी हैव अर्नड ऑनेस्टली, इट इज समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, सो वी शुड नॉट टच इट. फिर वहां पर इन दोनों को सुनने के बाद हमारा मन, हमारा माइंड, हमारी साइकी डिसीजन लेती है. वहां पे ईगो कम्स इनटू प्ले. ठीक है. इसको थोड़ा डिटेल में विद एग्जांपल्स एंड फिर डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. आपने अक्सर देखा होगा, हम अक्सर पढ़ते हैं कि जी इसने मर्डर कर दिया, इसने जो है चोरी कर ली, इसने रेप कर दी. इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. सभी केसेस में इन सबको पता होता है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये गलत है. आज की डेट में एक बहुत बड़ा केस न्यूज में चल रहा है, आपने अगर देखा हो तो. कोई हनीमून पे कपल गया था, उसमें ऐसा आरोप महिला के ऊपर लगाया जा रहा है कि महिला ने ही अपने हस्बैंड को मर्डर करवा दिया. और आज की डेट में अब पुलिस में हैं वो सब, एंड वो आई डोंट नो कि इफ दे आर रिपेंटेंट और नॉट, बट देन दे आर नॉट हैप्पी, दैट इज फॉर श्योर. वो शक्ल से दिख रहा है. अब समझने वाली बात है कि अगर किसी ने मर्डर करा या करवाया तो उसको पता है इट इज नॉट समथिंग विच इज गुड. नंबर 1, इट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प देम और समवन एल्स, एनीवन एल्स. किसी को भी हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में. वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सिस्टम के लिए डिसग्रेस ही बनते. बट स्टिल दे गो फॉर दोज थिंग्स. क्यों? सिंपल सा रीजन है कि उनकी साइकी में ये जो इड कंपोनेंट है, ये विच इज गवर्न्ड बाय प्लेजर प्रिंसिपल, ये उनपे हावी हो गया. यानी कि उनकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो उनको प्लेजर्स के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि यार कर लो काबू, दुनिया मुट्ठी में कर लो, कर लो एंजॉय, क्या रखा है लाइफ में, यही है लाइफ, इज फॉर ईट, ड्रिंक, स्लीप एंड फॉर फन. वो वाली जो पर्सनैलिटी का हिस्सा है ना, वो उनको काबू कर गया और वो उनके ऊपर हावी हो गया, इड जिसको हमने बोल दिया. अब दूसरी तरफ आते हैं, कई ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जी अपने जीवन की सारी संपत्ति दान करके और अपना साधु बन गए. या फिर आपने देखे होंगे कि जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, जिसकी मदद नहीं भी संभव वहां पे भी मदद करने के लिए खड़े होते हैं. ऐसे लोग वो होते हैं
जिनका वैल्यू सिस्टम हमेशा से इतना ज्यादा हावी हो गया उनके ऊपर कि वो उस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ही चल रहे हैं, वो शायद प्रैक्टिकलिटी के ग्राउंड से भी हट जाते हैं। यहां पर सुपर ईगो इन लोगों पे हावी है। अब सुपर ईगो और इड का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा से चलता रहता है, ठीक है। इड एंड सुपर ईगो का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमेशा से हमारे अंदर चलता रहता है, और जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है उसी को हम ईगो कह देते हैं। इसको थोड़ा सा अभी मैं डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा और इनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इड को डिस्कस करते हैं। इड हमारी इंटरनल इंस्टिंक्ट है, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, which represents our desire for food and sex, right? So it is the most basic part of our personality, represents the most animalistic urges like food and sex in us. हमारे पर्सनैलिटी में और एनिमल्स की पर्सनैलिटी में ये कॉमन चीज है। एनिमल्स आर गवर्न्ड बाय इड, ह्यूमंस आर ऑल्सो बॉर्न विद इड। इड हमारे जीवन में पैदा होते ही अवेलेबल हमारी बॉडी में होती है, और होना भी चाहिए। अगर इड ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा जब पैदा हुआ उसके पास कम्युनिकेट करने के लिए ना तो उसको लैंग्वेज आती है, ना ही उसको ये पता कि उसके माँ बाप कौन कौन है, और ना ही उसको कुछ और सिस्टम का पता। भूख लगी है तो क्या करेगा? ये भूख लगने पर जो रोता है ना बच्चा, वो इड के कारण रो रहा है। उसकी इड उसको कह रही है कि भाई रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा। इड है तो हम रिप्रोड्यूस करते हैं, वी गो फॉर रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट जनरेशन भी तभी संभव है। सो इड ऐसा नहीं है नेगेटिव है कंप्लीटली, राइट। इड हेल्प्स, एंड इट हेल्प्स इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। बट जब इड की इंस्टिंक्ट्स पूरी नहीं होती हैं, देन वी बिकम टेंस, वी बिकम एंग्शियस एंड वी बिकम एंग्री, राइट। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि इड ना हो तो लाइफ, जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। व्हाट इफ इवन आफ्टर वी ग्रो अप, तब भी अगर हम में इड हावी हो तो हमने अभी एग्जांपल लिया, अगर हम बड़े हो गए और उसके बाद भी इफ वी आर डोमिनेटेड एंड वी आर गवर्न्ड बाय इड, तो क्या होगा? हमें पता है कि भाई एक ना एक दिन हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ मार लिया, किसी के साथ भी धक्काशाही कर दी क्योंकि मुझे वो चीज अच्छी लग रही थी या मुझे वो बंदा अच्छा लग रहा था, उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे थोड़ी ना सोसाइटी चलती है। So even if after growing up we are governed by our id, that means we are in a very big problem, because we are then going against the established norms and standards and laws and rules and regulations of the society, right? Does id die over a period of time? The answer is no. We never get rid of our id. id से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलता है। It is just that we start controlling our id. कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए अभी हमने बात की सोशलाइजेशन एंड सैंक्शंस की, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की, थ्रू विच वी लर्न वैल्यूज। वैल्यूज को सीख लेते हैं, और वैल्यूज को सीखने से हमारी सुपर ईगो डेवलप होती है। नॉर्म्स को सीखने से हमारी सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, और जैसे सुपर ईगो डेवलप हो गई, इड एंड सुपर ईगो के बीच में कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और अगर हमारे संस्कार, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा हमें अच्छे तरीके से पाला पोषक है, या फिर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, तो हमारी इड काफी स्ट्रॉन्ग है एंड हमारी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट होएगी। इड के साथ सुपर ईगो जो है वो कंफ्लिक्ट करेगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी विजिबल कि हम सुपर ईगो के हिसाब से काम करते नजर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है जी सुपर ईगो? अब सुपर ईगो को हमने वैसे तो काफी डिस्कस कर लिया, और डिस्कस कर लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का बेसिकली कंसेप्ट है। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग सुपर ईगो बिगन्स टू एमर्ज एट अराउंड एज 3 to 5। सो बेसिकली जब हमारा जो प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ये सारे ना कंसेप्ट जो है जुड़े हुए हैं। ये जो वैल्यू सिस्टम, फैमिली का रोल क्या है वैल्यू सिस्टम को लाने में, एंड समाज का क्या रोल है,
ये बेसिकली प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन है, इससे हमारी जो सुपर ईगो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा दैट हाउ वी बिहेव इन द सोसाइटी अगेन इज अ रिजल्ट ऑफ इड वर्सेस सुपर ईगो का जो कंफ्लिक्ट है उसमें, ठीक है। Super ego holds the internalized moral values, moral standards and ideals that we acquire from our parents and society. Again, super ego कैसे nurture होती है, कैसे बनती है? Through morals and morals and standards, ideals. Super ego provides guideline for making judgments. जैसे मैंने पहले कहा कि सुपर ईगो का काम क्या है? टू कंट्रोल इट्स इम्पल्सेस, स्पेशली दोज व्हिच सोसाइटी फॉरवर्ड्स लाइक सेक्स एंड अग्रेशन, राइट। अब कहता है जी कैसे काम करती है? अगर हम सुपर ईगो के हिसाब से नहीं चलते और इड के हिसाब से चलते हैं तो हमारे में एक सेंस ऑफ गिल्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं जी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन किसी से मेरी लड़ाई हो गई। मैं दिल का साफ हूं, मैं वैसे किसी के लिए बुरा सोचता भी नहीं, लेकिन किसी ने आके मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। मन में बुरा सोच आ ही गई उस व्यक्ति के लिए, मर जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसका नुकसान हो जाए, ऐसा कोई बुरी मान लो सोच आ गई। एक बार तो आपने बुरा सोच लिया, लेकिन अगर आपकी सुपर ईगो डेवलप्ड है अच्छे से और वैल्यू सिस्टम में नॉन वायलेंस की वैल्यू आप में ओतप्रोत है, so ultimately what will happen, you will start feeling guilty of what you thought for the other person. This is how it works. Super ego जो है ना, it gives you guilt, sense of guilt or shame for your actions which are contradictory to super ego, right? May help you feel good about your behavior if you know act as per your super ego, right? हाउ सुपर ईगो डेवलप्स, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हमारा जो वैल्यू इनकलकेशन का प्रोसेस है उसमें सुपर ईगो डेवलप होती है, हमारी फैमिली उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आते हैं ईगो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ईगो जनरली हम कहते हैं यार सामने वाले का यूपीएससी क्लियर हो गया ना जब से, उसमें ईगो बहुत आ गई है, कह देते हैं इसको बातें नहीं करनी आ रही है यार, ये बातें नहीं कर रहा ढंग से, जब से इसका यूपीएससी नंबर अच्छा नहीं आया, रैंक अच्छा नहीं आया, फिर भी ये देख लो इसमें इतनी ईगो आ गई है। दैट इज द मोस्ट, हाउ शुड आई से, वो गलत है इस्तेमाल है, दैट इज मोस्ट इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द वर्ड ईगो। वहां पे बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि इसमें एरोगेंस बहुत आ गई, बट व्हाट वी आर सेइंग कि इसमें ईगो बहुत आ गई। अगर आप देखेंगे ईगो इज नथिंग बट दैट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी which takes decision for us based on reality principle। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इड कहेगी कि भूख लगी है, कौन इतनी दूर जाएगा घर पे खाना खाने के लिए, ये लंच किसी का पड़ा है यहाँ पे उठा के खा लो, देखी जाएगी। सुपर ईगो कहेगा कि काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, भूख लगेगी वो तो पहले भी लगती रही है, वो शाम को बाद में भी लगी रहेगी, पहले एक बार ही जो है ना काम करके आज ये निपटा के फिर ही खाना खाएंगे। एक बिल्कुल एक्सट्रीम में कि खाना खाने की भी जरूरत क्या है, काम करो। एक मॉरल, बिल्कुल मॉरल प्रिंसिपल पे चलती है ना सुपर ईगो, और इड प्लेजर प्रिंसिपल पे चलती है कि यार खाना खाने घर भी क्यों जाना, ये किसी का टिफिन रखा है खा लो। ईगो यहां पर इन दोनों को सुनेगी और फिर जो है रियलिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन लेगी। वो सुपर ईगो को भी सुन रही है कि खाना खाने की जरूरत क्या है, काम करो। वो इड को भी सुन रही है कि यार खाना खाना है, अभी खाना है, किसी और के टिफिन से खा लो, घर भी क्यों जाना है। ईगो क्या कहेगी, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कि खाना खाना जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, काम की जो डेडलाइन है उसके हिसाब से अगर मैं आधे घंटे का ब्रेक लेके घर चला जाऊं, खाना खा लूं, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो मैं क्या करूंगा,
मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा और घर जाकर ढंग से खाना खाकर आकर और आज अपनी डेडलाइन के हिसाब से काम पूरा करूं। ये रियलिटी प्रिंसिपल जो ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके हिसाब से दोनों प्लेयर्स को सुनते हुए जो डिसीजन ले रहा है, इसको हम ईगो कहते हैं। दिस इज दैट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ईगो इज गवर्न्ड बाय रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो इज गवर्न्ड बाय व्हाट, मोरालिटी प्रिंसिपल, कंप्लीट मॉरल्स के हिसाब से चलता है। एंड इड जो है, इड इज गवर्न्ड बाय प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये तीन कंसेप्ट हमने अब जाने। तो अल्टीमेटली हु इज इन कंट्रोल, कहता है जी अल्टीमेटली इट इज द ईगो विच इज इन कंट्रोल। रियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डिसीजन लेती है। सो ईगो कहता है इज दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट कीप्स यू ग्राउंडेड इन रियलिटी एंड प्रिवेंट्स द इड एंड ईगो फ्रॉम पुलिंग यू टू फार towards your most basic urges or most moralistic virtues. Having a strong ego means having a strong sense of self awareness. Everyone has an ego. हर एक के अंदर ईगो होती है। So basically this is how the ultimate scenario is. सुपर ईगो कह रही है जी मेरे हिसाब से, इड कह रही है मेरे हिसाब से, एंड ईगो कहती है जी नहीं मैं अपने हिसाब से काम करूं। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक बारी फिर से हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है जी? एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल which prescribes values and norms of conduct for the members of society and attempts to regulate the behavior of individuals accordingly. अब हमने अभी तक की जो हमारी डिस्कशन हुई है लगभग 15-20 मिनट की, उसमें हमने ये सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल कैसे काम करता है वो समझ लिया। हमने क्या कहा कि ये जो एथिक्स है, ये एथिक्स एक सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल है जो हमें एथिकल बनाता है। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करूं, एथिकल बनाता है। ये सोशल कंट्रोल कैसे हमें एथिकल बनाता है? थ्रू सोशलाइजेशन एंड थ्रू सैंक्शंस। अब ये सोशलाइजेशन एंड सैंक्शन से होता क्या है? तो हमने कहा जी देखिए इससे हमारी पर्सनैलिटी में सुपर ईगो डेवलप होती है, इड ऑलरेडी होती है, वहां पे सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। तो यहां पर इन दोनों को सुन के हमारी ईगो जो है वो डिसीजंस लेती है। ये हमने अब तक पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो हम सोशल कंट्रोल के सिस्टम के थ्रू सीखते हैं। बेसिकली वो वैल्यूज एंड नॉर्म ही तो सीख रहे हैं जिससे हमारी सुपर ईगो डेवलप हो रही है, वो वैल्यूज एंड नॉर्म्स ही तो है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं वैल्यूज एंड नॉर्म्स की। वैल्यूज हैं क्या? कहते हैं जी वैल्यूज आर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेफरेंस। वैल्यूज को समझे उससे पहले हम बिलीफ्स को समझते हैं। बिलीफ क्या होता है भाई? बिलीफ हमारा वो थॉट है जिसको हम सही मानकर चलते हैं। दो तीन टर्म्स आपने सुनी होंगी, बिलीफ एंड फेथ। सुना है? फेथ क्या होता है? फेथ है तो वो भी थॉट ही, बट उसमें डिवाइन एलिमेंट जुड़ा होता है। सो फेथ इज थॉट और statement of preference we can say, which we believe to be true or which we assume to be true and which is beyond any doubt. For example, if you believe in Hindu religion, if you have faith in Hindu religion, तो आप ये मान के चलेंगे कि भगवान कृष्ण इस धरती पे आए, उन्होंने गीता का उपदेश दिया और उसमें जो बात लिखी है वो सच है, कोई उसको चाहकर भी झुटला नहीं सकता। सो दैट इज फेथ। फेथ जो है उसको आप कोई सामने वाला कोशिश भी करे तो उसको हिलाना या डगाना जो है वो मुश्किल होता है। बिलीफ इज अगेन फेथ का ही एक प्रारूप है, बट देन दिस इज एन आइडिया दैट वी हैव और थॉट वी हैव विच वी एज्यूम टू बी ट्रू। लॉजिक है इसके पीछे या नहीं वो जरूरी नहीं है। there was a time when few people believed that earth is flat। अर्थ जो है ना वो फ्लैट है, वो राउंड नहीं है। अर्थ जो है वो फ्लैट है।
वो उनका बिलीफ था, दैट थॉट दे प्रिज्यूम टू बी ट्रू। वो थॉट था, वो बिलीव था, उसके पीछे कोई लॉजिक था नहीं, बस वो मान के ही चल रहे थे। और हो सकता है उनका लॉजिक हो भी कि यार देखो ये सीधी है एकदम, मैंने यहाँ पे ऐसे पानी डाला, ये ऐसे ऐसे जा रहा है और ये ऐसे फ्लैट। वो बिलीफ है, उसके पीछे लॉजिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको लेकिन झुटलाया जा सकता है, विद साउंड लॉजिक एंड रीजन उसको झुटलाया जा सकता है, या साउंड परसुएशन स्किल्स उसको झुटलाया जा सकता है। वो है बिलीफ। एंड वैल्यूज भी हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। These are again some thoughts that we believe to be true or assume true. Honesty is the best policy. ये मेरे थॉट प्रोसेस का पार्ट है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने हमें सिखा दिया, मुझे सिखा दिया, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे माइंड में हमेशा से ये चीज डाल दी, ये थॉट डाल दिया, ये विचार डाल दिया, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे विचार, मेरा विचार है ये, मेरा थॉट है, मेरा बिलीफ है, क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। So when I say that values are part of our belief system, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रेफरेंस कह लो या पार्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम कह लो, यानी कि ये वैल्यूज मेरे वो विचार हैं जिनके हिसाब से मैं अपना जीवन चलाने की कोशिश करता हूं। क्या कहता है जी, वैल्यूज आर बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स दैट इंडिविजुअल्स और ग्रुप होल्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल। ये वो विचार हैं जो, जिसको एक इंडिविजुअल सही मानकर और मूल्यवान मानकर चलता है और उसके हिसाब से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करता है। दे शेप आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स, सर्विंग एज गाइडिंग फोर्स इन आवर डिसीजन मेकिंग एंड इंटरेक्शंस विद अदर्स। वैल्यूज के दम पर, वैल्यूज के बेसिस पे हम यहां पर डिसीजंस लेते हैं। किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। नॉन वायलेंस, किसी ने आकर अगर आपके, लेट्स से आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलते चलते सामने कोई गाड़ी वहां पे बिना वजह से रोककर खड़ा हो गया, एंड यू आर गवर्न्ड बाय द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, दैट मीन्स व्हाट, आप वहां पे हॉर्न थोड़ा देर बजा लेंगे, थोड़ी देर पेशेंटली वेट कर लेंगे, लेकिन मारने तक उसको नहीं जाएंगे। बट लेट्स से इफ यू आर नॉट गवर्न्ड बाय द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, इफ यू आर गवर्न्ड बाय द वैल्यू ऑफ वायलेंस, होता है, हमने कई सारे रोड रेज के केसेस देखे हैं, वहां पे क्या होता है, मारने को भी तैयार हो जाते हैं, मार दो पीट दो चले जाएगा, देखा जाएगा, राइट। सो वैल्यूज, एक और टर्म आपने सुनी होगी, वर्चू। वर्चू का क्या मतलब है, कहता है जी वर्चूज, वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स भी हम पढ़ते हैं, जब हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में नॉर्मेटिव एथिक्स हम देखते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स में डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या जिसे हम टेलियोलॉजी कहते हैं, और एक वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स है। वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स हम पढ़ेंगे अपने वाले आज के या कल के सेशन में पढ़ लेंगे। वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स जो सोक्रेटिस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, इनके स्कूल ऑफ थॉट से निकल कर आया है। और वर्चूज को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, वो तो हम जब इन थिंकर्स को पढ़ेंगे तभी देखेंगे। वर्चू को अगर मेरे को सिंपली डिफाइन करना हो तो कैसे करूंगा, कहता है जी वर्चू इज अ पॉजिटिव मॉरल वैल्यू which is so internalized in your character that it automatically gets reflected in your behavior। एक ऐसा पॉजिटिव मॉरल वैल्यू, अब देखो वैल्यूज को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फॉर्म में करेक्टराइज करते हैं, हम अब इसको भी पढ़ेंगे कि वैल्यूज को क्लासिफाई किया जा सकता है कि पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, जैसे कि नॉन वायलेंस है, जैसे कि करेज है, अब डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, सो मेनी। नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, जेलसी है, क्रूएलिटी है, वायलेंस है, ये सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं। कम्युनलिज्म है, नेगेटिव वैल्यू। वर्चू क्या है, कहता है जी पॉजिटिव वैल्यूज
जैसे ऑनेस्टी एटसेट्रा, सो इंटरनलाइज्ड इन योर कैरेक्टर दैट दे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। पॉजिटिव वैल्यूज जिसको आपने अपने करेक्टर में इतने अच्छे तरह से बसा रखा है कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि गिवन सिचुएशन में मैं ऑनेस्ट रहूं कि ना रहूं, ऑटोमेटिकली यू बिकम ऑनेस्ट। सोचना नहीं है कि यार इसने मेरे सामने जाके ना मेरे साथ बदतमीजी करती, इसको मारूं कि नहीं मारूं, सोचना नहीं है। अगर आप नॉन वायलेंट हो, वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस है आप में, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि यार कर दी बदतमीजी कर दी, इसका कोई इलाज कर लेंगे, लेकिन इसके साथ मारपीट नहीं करनी है, इसके साथ वर्बल वायलेंस भी नहीं करनी। इसको हम प्यार से समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। मारपीट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस इतने अच्छे तरीके से हमारे कैरेक्टर में बसी हुई कि विचार ही नहीं आता किसी के साथ मारपीट करने का, विचार ही नहीं आता झूठ बोलने का। उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्च्यू बोल देते हैं। अब वैल्यूज के करेक्टर्स को कुछ पढ़ लेते हैं। कहता जी जो हमारी वैल्यूज होती हैं, दे आर नॉट इनेट, दे आर लर्न। जो हमारी वैल्यूज होती है ना, उनको हम जीवन में सीखते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि इड जो है, इड जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, इट इज देयर सिंस वी गेट बर्थ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड ओनली, बट वैल्यूज वो हमें सिखाई जाती हैं। उसी से तो हमने कहा ना कि हमारी सुपर ईगो डेवलप होती है, रिमेंबर। So values are not innate, we learn values, and these are integral part of our personality. And again, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि if we go against our super ego, if we go against our value system, then what happens? We feel guilt. If we go against our value system, यार मैं मारना नहीं चाह रहा था उसको, मार दिया, पता नहीं क्या यार, मेरा भी उस दिन दिमाग खराब हो गया, मार दिया मैंने, उसका गिल्ट लेके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं कभी मारने का फेवर में ही नहीं था, मैं हमेशा से किसके फेवर में था? नॉन वायलेंस के फेवर में था, मार दिया, गलत हो गया। डिसिप्लिन का एग्जांपल ले लो, पंक्चुअलिटी का एग्जांपल ले लो। बिना वजह लेट हो गया यार, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाता ना तो टाइम से पहुंच जाता, इतने सारे झंझट हो गए। क्या है ये? पंक्चुअलिटी की वैल्यू थी, पंक्चुअलिटी के हिसाब से चलने की आदत थी, लेकिन जिस दिन पंक्चुअल नहीं हुए उस दिन गिल्ट होता, बिना बात का गिल्ट। आज लेट उठा यार, सुबह जल्दी उठने का एक सिस्टम बना हुआ था, आज लेट हो गया यार, मजा नहीं आ रहा। क्या है ये? गिल्ट हो रहा है। ठीक है, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं। वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इफ गिवन लॉजिक, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इफ परसुएशन स्किल्स आर वेरी गुड। अगर कोई आपको लॉजिक से समझाए कि भाई आप सोल्जर हो, सोल्जर के लिए ये नहीं है कि भाई यू बिलीव इन नॉन वायलेंस, यू कांट से दैट एंड गो टू फाइट। सोल्जर का तो काम है भाई वायलेंस करना, सोल्जर को तो करेजियस होना पड़ेगा। इफ यू आर एट द बॉर्डर, आप नॉन वायलेंस की वैल्यू को लेकर बैठे रहोगे कि जी गन तो है, चलाऊंगा नहीं, सामने वाला चलाता है, चलाता रहे, यू कांट सस्टेन, यू विल नॉट बी अलाइव एनीमोर। किसी को आप परसुएड करोगे ढंग से एंड लॉजिक दोगे तो वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, वैल्यूज को बदला जा सकता है। वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, कैन ओनली बी कंसेप्चुअलाइज्ड, कैन नॉट बी सीन एक्सप्रेस्ड थ्रू नॉर्म्स। वैल्यूज को आपने कभी देखा है क्या? वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी रोड पर चल के जा रही थी, वैल्यू ऑफ करेज आज मेरे घर पर खाना लेने आया था, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन आज हम दोनों स्कूल में इकट्ठे गए थे, ऐसा हुआ है कभी? नो। That means what? These are abstract, these are mental concepts, these cannot be seen. हवा को तो फिर भी हम टच कर सकते हैं, ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं क्या? नो, बिकॉज दीज आर मेंटल आइडियाज, माइंड के आइडियाज, मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको कंसेप्चुअलाइज किया जा सकता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऑनेस्टी में ऐसा होगा, बट दीज आर नॉट सीन। इनको आप देखते हो नॉर्म्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, उसके ऊपर अभी हम आएंगे। सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बस इसको अभी यहां तक ध्यान रखेंगे। एक और जो चीज हमें वैल्यूज के केस में देखने को मिलती है, आपने कभी देखा होगा कि एथिकल डिलेमा का कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में। ये एथिकल डिलेमा है क्या?
Ethical dilemma is nothing but a conflict between two values. When you have to choose between two values, there comes ethical dilemma. इसलिए वैल्यूज की हायरार्की को समझो। वैल्यूज की हायरार्की का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, उसको लेकर चलता है अपने जीवन में कि यार हाँ सच बोलना चाहिए। देन देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट वैल्यूज देन बेसिक वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज होती हैं, बेसिक वैल्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, एंड फिर उनसे भी ज्यादा वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। एक एग्जांपल ले लो, मैंने कल की क्लास में भी ये एग्जांपल शायद दिया था कि भाई आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, और प्रोग्राम में जाते हुए आपने देखा कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान पे बनाई है, क्रिटिकल है मामला। आपको पता है कि यार अगर मैं इसकी जान बचाता हूँ तो मैं प्रोग्राम में पहुंचने से लेट हो जाऊंगा, बट चलेगा, मैं इसकी जान बचा लेता हूँ। अब इस सिनेरियो में मान लीजिए कि यू हैव द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी, एट द सेम टाइम यू हैव द वैल्यू ऑफ काइंडनेस। आपने पंक्चुअलिटी एंड काइंडनेस में से किसको चुना? काइंडनेस को। या फिर अगर आप यहाँ कहते यार लेट नहीं हो ना, मरता है मर जाए, क्या होगा, तो इसका मतलब काइंडनेस तो शायद है नहीं, अगर है भी तो पंक्चुअलिटी से नीचे है। So this hierarchy is always there in everyone, it is there, and hierarchy can differ in everyone from person to person. कोई पंक्चुअलिटी को ज्यादा तवज्जो देगा, कोई काइंडनेस को ज्यादा तवज्जो देगा, कोई करेज को ज्यादा तवज्जो देगा, but it is there and it comes into picture जब हमारे मन में कोई कंफ्लिक्ट पैदा होता है, जब हमें दो वैल्यूज के बीच में चुनना होता है, तब हम एथिकल डिलेमा में फंसते हैं। क्या कहते हैं जी? हायरार्की इन वैल्यू सिस्टम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि पंक्चुअलिटी है, फिर ऑनेस्टी है, उसके ऊपर कंपैशन है, और कंपैशन से भी सबसे टॉप पे क्या आ गया? पीस आ गया। जनरली पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट देयर वैल्यू सिस्टम, एंड उनको पता नहीं होता कि यार मैं ऑनेस्टी को ज्यादा तवज्जो देता हूँ या पीस को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि यार मैं अगर सच बोल दूंगा ना खामखा झगड़ा हो जाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं देन ऑनेस्टी। मैं अब सच बोल दूंगा ना, इसको बुरा लग जाएगा और फिर हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप यहाँ? यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ पीस को तवज्जो दे रहे हो, किसके ऊपर? ऑनेस्टी के ऊपर। ठीक है। सो हर एक के अंदर ये हायरार्की होती है, और these get expressed, hierarchy gets expressed in case of ethical dilemmas faced by you। जब दो वैल्यूज में से चुनना पड़ता है, उसी को एथिकल डिलेमा कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, अब वैल्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज वेरियस classifications can be there. There can be positive and negative values, terminal and instrumental values, foundational and field specific values, and many more classifications can be there. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को तो हम सब जानते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज वो हैं भाई जिसको वी वांट टू इनकलकेट इन आवरसेल्व्स, और आवर सोसाइटी वांट्स अस टू इनकलकेट इन अस। दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज, है ना? करेज, ट्रांसपेरेंसी, कंपैशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेगेटिव वैल्यूज which no one wants us to inculcate and which we should also not inculcate in us। क्या है? जेलस है, नॉन ट्रांसपेरेंसी, डिसऑनेस्टी, क्रुएलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। होती तो है, लेकिन होती तो है, एंड वी आर गवर्न्ड बाय दीज, राइट। टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन द पिरामिड ऑफ हायरार्की। हमने अभी जो पिरामिड बनाया था उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होती है ना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होती हैं, वो टर्मिनल वैल्यूज होती हैं। बाकी की जो वैल्यूज है ना, वो इन्हीं को हासिल करने के लिए हमें मदद कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन बनना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, और वो वजह क्या है?
टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? ऐसा तो नहीं है ना कि बस डिसिप्लिन बनने का एम है। देयर इज अ रीजन कि व्हाई यू वांट टू बिकम डिसिप्लिन्ड, है ना? सो जो आपका एंड गोल है वो कुछ भी हो सकता है। इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की वैल्यू दी हुई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात कर रहा है। सोशल जस्टिस है, नेशनल इंटीग्रिटी है, पीस है, सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी, ये वो वैल्यूज हैं जो कि अल्टीमेटली हम अचीव करना चाहते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रिजर्वेशन किस लिए आई? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, कंसेप्चुअल को, जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, उसको रियलाइज करने के लिए। So ultimately what is happening, that there are values which are terminal in nature, which are end goal of our all processes and actions, ठीक है? फिर क्या है दूसरा? instrumental values. These are not an end, these are not an end in themselves, but are means to achieve an end. Example, discipline, punctuality. These are the values that we follow for the sake of achieving success in life, which ultimately leads to happiness. अब happiness terminal value है कि खुश रहना है, लेकिन खुश रहने के लिए हमें पता है कि हमें सक्सेस मिलेगा तब हम खुश हो पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि खुश रहने के लिए कुछ चाहिए। खुश तो आप आज भी हो सकते हैं। यू थिंक अबाउट इट एंड यू बिकम हैप्पी। बट जनरली हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर हमें सेटिस्फाइड होना है, खुश होना है, पीस चाहिए, देशों में पीस चाहिए, तो हमारे सोल्जर्स में करेज होना पड़ेगा, राइट? सो these are what? These are instrumental values. Foundational values very simple, as the name suggests also. अगर हमारी जो अर्ली लाइफ के ईयर्स को देखें, वहां पर जो हमारी वैल्यूज सिखाई जाती हैं, सच बोलो, डिसिप्लिन में रहो, कंपैशन, ये हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं। एंड एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं या जिस एरिया में जाना चाह रहे हैं, उस एरिया के लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एडवोकेट, वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर क्लाइंट। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एक्सपेक्टेड कि एक साइकियाट्रिस्ट या फिर एक एडवोकेट अपने क्लाइंट्स के फैक्ट्स एंड किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर आप एक सिविल सर्वेंट है, वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी, आप पहले पर्दे पर आकर नहीं काम करेंगे, आप पर्दे के पीछे से काम करते हैं, एनोनिमिटी। सोल्जर हैं, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये सारी चीजें क्या है? एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज है, ठीक है? अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू से जुड़ा हुआ, कि क्या वैल्यू सब्जेक्टिव है या फिर वैल्यू ऑब्जेक्टिव है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर वैल्यूज के ऊपर आएंगे। कहता है जी, सब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? बेस्ड ऑन योर टेस्ट एंड ओपिनियन इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स। सब्जेक्टिव का क्या मतलब है? कोई चीज जो कि आपके ओपिनियंस एंड टेस्ट के प्रेफरेंसेस के हिसाब से होती है, उसे आप सब्जेक्टिव कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मूवी आई है, 3 इडियट्स मूवी थी, पुरानी हो गई अब तो। पसंद मुझे है कि नहीं है, ये मेरे टेस्ट के ऊपर, मेरी प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है, वो मेरे टेस्ट के ऊपर, मेरी प्रेफरेंस के ऊपर पसंद आए, डिपेंड करेगा कि मुझे पसंद है कि नहीं। सो दैट इज सब्जेक्टिव। आपको हो सकता है वो चीज पसंद हो, मुझे नहीं पसंद। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल preference and taste. That is called subjective, right? Objective क्या है? Anything which is an opinion which is not influenced by your personal feelings, but it is based on facts purely. That is, sun rises in east and sets in west. अब ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, फैक्ट है। ये मेरे कहने से नॉर्थ में थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा, या मैं कहूं कि सन तो नॉर्थ में उगता है और साउथ में छिप जाता है। ऐसा होता है क्या? साइंस तो नहीं कहती, फैक्ट्स तो नहीं कहते, सो मेरी स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? द फैक्ट्स विच आर प्योरली बेस्ड ऑन, आई मीन लॉजिक या फिर रीजन, है ना?
Now, when we say that values are objective, it means that all the people in the world believe in the same value. अगर मैं ये कह दूं कि values are purely objective in nature, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सारे सेम वैल्यूज में विश्वास करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं अगर ऑनेस्टी में विश्वास रखता हूं, क्या सारी दुनिया ऑनेस्टी में विश्वास रखती है? क्या वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी ऑब्जेक्टिव है, प्योरली ऑब्जेक्टिव है? नो। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू दूसरे से मिलती हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। या यूं कहें कि कोई भी एक वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें दो व्यक्ति विश्वास रखते हो। सब का वैल्यू सिस्टम ही अलग अलग है। ऑल्सो नॉट ट्रू। सो ये कह देना कि वैल्यूज ऑब्जेक्टिव हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, और ये कह देना कि वैल्यूज सब्जेक्टिव हैं, ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि हम वैल्यूज को देखें कैसे? तो वैल्यूज को देखने का जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअम अप्रोच। ये है कंटिन्यूअम अप्रोच। अगर मैं कहता हूं कि देयर इज 100% ऑब्जेक्टिविटी इन वैल्यूज एंड 0% सब्जेक्टिविटी, दैट मींस व्हाट? दैट same values are there, some values are there on which there is general acceptance in different cultures of the world. कोई कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें 100% एक्सेप्टेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉट ट्रू। बट देन अगर मैं कहूं कि यहां पर लाई करती है कोई वैल्यू, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड बिलीव इन दैट वैल्यू, कहता some values are there on which there is a general acceptance in different cultures of the world. हो सकती है ना ऐसी वैल्यू जिसमें हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ गया, प्योर ऑब्जेक्टिविटी नहीं, हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ गया। ऐसी कुछ वैल्यूज हो सकती है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड बिलीव। ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? पीस, ब्रदरहुड, ग्रेटिट्यूड, इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। यूएस में भी इसको मानते हैं, अफ्रीका में भी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मानते हैं, इंडिया में मानते हैं, चाइना में, हर जगह। देन देयर कैन बी फ्यू वैल्यूज जिसमें अराउंड 50% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड बिलीव करते हैं, 50% उसमें बिलीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियनिज्म है। अब जहां पर फूड, प्लांट बेस्ड फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जैसे इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया खास करके, वहां पे क्या है? वहां वेजिटेरियनिज्म में ज्यादा विश्वास है। और जहां पे प्लांट बेस्ड फूड है ही नहीं, जो ठंडे इलाके हैं, नॉर्थ अमेरिका है या फिर नॉर्दर्न यूरोप है, जहां प्लांट बेस्ड फूड अवेलेबल ही नहीं है इतना ज्यादा, वहां पे क्या है? वेजिटेरियनिज्म नहीं, वहां नॉन वेजिटेरियनिज्म की वैल्यू को लोग मानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा क्या हो गया? देयर आर सम वैल्यूज which very few people support and most of the people don't accept them. कुछ वैल्यूज यहाँ पे भी लाई करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव है, नॉट 100% सब्जेक्टिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट ऑल पीपल बिलीव इन देम, फ्यू पीपल ओनली बिलीव इन देम। जैसे कि वीगनिज्म की एक वैल्यू आई, ऑनेस्टी, सॉरी, होमोसेक्सुअलिटी जो है, होमोसेक्सुअलिटी को अभी 100% एक्सेप्टेंस नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटीज में भी लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले हैं, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया में भी नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में नहीं कर रहे हैं, बट ओनली फ्यू पीपल बिलीव इन होमोसेक्सुअलिटी। इसी तरह से हो गया लिविंग ऑफ, को लिविंग ऑफ अनमैरिड कपल्स या लिव इन रिलेशंस इसको बोलते हैं। इंडिया में भी इतनी कोई बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं आ गया। देयर आर सम पॉकेट्स जहां पे ये अलाउ हो गया है, बट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है 100%। सो हम क्या कहते हैं कि भाई कोई भी वैल्यू सिस्टम जो है ना, इस पूरी अप्रोच को समझने का कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि मैं जो चश्मे से दुनिया को देख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सारे मेरे बराबर खड़े हैं और मेरे ही चश्मे से दुनिया देख रहे हैं। मैं अगर कह देता हूं कि तू ऑनेस्ट कैसे नहीं है यार, दुनिया सारी ऑनेस्ट है, तो ये बात गलत है। ये कंटिन्यू अप्रोच समझने का पर्पज ये है कि वी हैव टू बी टॉलरेंट। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई साहब सारी दुनिया डिसिप्लिन्ड है एंड आप डिसिप्लिन्ड कैसे नहीं हो। क्यों? मैं कहता हूं जी, अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दी सारी दुनिया डिसिप्लिन्ड है,
ये स्टेटमेंट अपने आप में इनहेरेंटली गलत है, देन दैट मीन्स व्हाट, 100% ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब थोड़ा सा स्कोप होना चाहिए टॉलरेंस का। और मैं ये नहीं कह सकता कि दुनिया में कोई वीगनिज्म को नहीं मान रहा, आप कैसे मान रहे हो, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गई। मुझे यहाँ पे भी टॉलरेंस रखनी होगी, मुझे ये समझना होगा कि भाई कुछ लोग तो हैं जो वीगनिज्म को मानते हैं, कुछ लोग तो हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को मानते हैं, मैं नहीं मानता, अलग हो सकती है बात, कुछ लोग मानते हैं, तो मुझे यहाँ पे टॉलरेंस रखनी होगी। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जी वेजिटेरियनिज्म इज द ओनली वैल्यू दैट शुड बी फॉलोड। क्यों कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कंटिन्यूम अप्रोच में 50% जनता ऐसी है जो वेजिटेरियनिज्म में मानती है और 50% ऐसे नहीं मानते। जब ये अंडरस्टैंडिंग मेरे में आ गई कि यार ये जो वैल्यूज है ना, ये ना तो 100% ऑब्जेक्टिव है, ना ही 100% सब्जेक्टिव है, एक कंटिन्यूम अप्रोच करके कोई चिड़िया है जिसका नाम कंटिन्यूम अप्रोच है, और वैल्यूज को उस मापदंड पे मापा जाता है, तो मेरे में वैल्यू ऑफ टॉलरेंस पैदा होती है। तो मेरा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग का क्राइटेरिया है ना, ये बड़ा होता है कि यार ये तरीका है, दुनिया कैसे चल रही है, ये अंडरस्टैंडिंग मेरे में डेवलप होती है, इसीलिए ये कंटिन्यूम अप्रोच हमारे लिए जरूरी हो जाती है। इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज मैंने आपको पहले भी बताया, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है जी, एंड सैंक्शंस का जो प्रोसेस है, राइट, उसके थ्रू हमारे वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यूज एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन जो हमने पढ़ा, हमारी फैमिली से हम सीखते हैं, और उसके बाद हमारे जीवन भर हम सीखते हैं। सो वहीं पे हमने लिखा है कि रोल ऑफ फैमिली बहुत बड़ा है उसमें, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज और इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज में। अप टू द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन लर्न एंटायरली फ्रॉम द फैमिली, एंड अप टू एज ऑफ 12, 3 साल तक की उम्र तक जनरली जो चिल्ड्रन है वो कंप्लीटली फैमिली के साथ होते हैं, फैमिली से ही सीख रहे होते हैं। और 3 से लेके अगर हम 12 साल तक की उम्र देखें तो प्रीडोमिनेंटली हम फैमिली से सीख रहे होते हैं, लेकिन इसमें फैमिली के साथ स्कूल भी आ जाता है, हमारा फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, हमारा सोशल सर्कल भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाउ फैमिली टीचेस वैल्यू टू देयर चिल्ड्रन। सो इसमें डायरेक्ट लर्निंग होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट लर्निंग जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कह देते हैं, इसमें अलग अलग तरीके आ जाते हैं डायरेक्ट लर्निंग में। एक तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, दे डिक्टेट अस कि ऑनेस्ट रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, स्कूल जा रहे हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और मैडम को सच बोलना है, घर पे आके सच बोलना है, बताना है कि कितने नंबर आए, बताते हैं। ये हो गया, हमारे पेरेंट्स हमें डिक्टेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, we learn from our experiences, we learn from practice, trial and error, और डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से अभी हम सीखते हैं। सो अलग अलग तरीके से। झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, टीचर ने दबा के झापड़ लगा दिया, सीख लिया कि यार झूठ नहीं बोलना। मारपीट करते हुए पकड़ा गया, घर वालों ने पकड़ लिया और वहीं पे छेद दिया, क्या हो गया, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि भाई कितना गड़बड़ हो सकता है। इनडायरेक्ट लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग भी इसको बोलते हैं, जो कि हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके पेरेंट्स ने आपको कहा सच बोलना है, फोन आ गया पापा का, और उस समय पापा उसको बोल रहे हैं कि यार मैं तो अभी घर पे नहीं हूँ, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, शाम को आऊंगा, फिर बात करते हैं। आप कहते हो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं यार झूठ नहीं बोलना, दूसरी तरफ घर पे बैठकर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये एक्शन के ऊपर आप ज्यादा जाओगे। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्ट लर्निंग, एंड पेरेंट्स को एंड फैमिली को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए दैट जो चिल्ड्रन होते हैं, दे इमिटेट, दे अडॉप्ट फ्रॉम द एक्शंस ऑफ पेरेंट्स। हेंस पेरेंट्स के लिए एंड फैमिली के लिए ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर आ जाती है। आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी बच्चों से रिलेटेड, अगर आप वीडियोस देखते रहते हैं ना, फनी वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वो बच्चे भी, जैसे वेस्ट में गाली निकालने का बड़ा ट्रेंड है, इंडिया में भी है, तो बच्चे पेरेंट्स को देख देख कर वो गालियां निकालना सीख जाते हैं, और वो गलत भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। सो बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीख रहे हैं, आप कितना मर्जी उनको मना कर लो, लेकिन ऑब्जर्वेशन में उनकी अगर गाली आ रही है तो फिर वो गाली देंगे। ठीक है। सो अगेन, किस तरह की वैल्यूज को आप सीखते हैं अपने परिवार से,
अच्छी वैल्यूज भी सीखते हैं, बुरी वैल्यूज, बोथ गुड एंड बैड वैल्यूज आप सीखते हैं। अच्छी वैल्यूज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एक्सेट्रा, बुरी वैल्यूज को भी आप सीखते हैं। और बुरी वैल्यूज में आप कम्युनलिज्म हो गया एंड कास्टिज्म हो गया, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये हम सब सीखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज क्या है हमारी लाइफ में? देखिए, मैंने आपको बताया कि वैल्यूज आर बेसिस ऑफ आवर थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन। और देखिए अब ना आगे हम एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एटीट्यूड में हम कहेंगे जी देयर आर थ्री पार्ट्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव हमारा थॉट प्रोसेस है, इफेक्टिव हाउ वी फील, एंड इन दोनों के बेसिस पे ही हमारा बिहेवियर डिक्टेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, सो आई लाइक समवन, दैट इज माई फीलिंग, आई थिंक गुड अबाउट दैट पर्सन, एंड जब वो आता है तो आई एम जनरली रिस्पेक्टफुल टू दैट पर्सन एंड आई लिसन टू दैट पर्सन। ठीक है, नाउ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। अगर हमारा कॉग्निटिव पार्ट सही है, हमारा थॉट प्रोसेस सही है, तो वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और वैल्यूज हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा होती है। वैल्यूज क्या है? हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा, बिकॉज वैल्यूज आर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, राइट? सो वैल्यूज फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन। वैल्यूज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेगेटिव वैल्यूज हैं, अगर हमारे अंदर इंडिविजुअल लेवल पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, जनरली वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड सोसाइटी में उसका चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। आपने किसी को गाली दे दी, सामने वाला आपको गाली देगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और इस तरह से एक नेगेटिव चेन रिएक्शन। पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो पॉजिटिव एक्शन निकलने आते हैं। ठीक है, सो अब ये देखिए जी, अभी यहाँ पर पुराने कोई PYQs आए हुए हैं, इनको आप यहाँ पर आज देखिए। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा, बिकॉज अभी तो टाइम हो गया 1 घंटा, कल का जो वीडियो रहेगा उसमें टॉपिक नंबर 1 ही हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर 1 थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं। हमारे पास प्रीलिम्स सॉरी मेंस में अभी टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 क्लासेस में ये हमारी पूरी क्विक रिवीजन सीरीज खत्म हो जाए एंड आपको इसका फायदा मिले, ये मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।